अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम स्टडी करेंगे आरसी एंड आरएल सीरीज़ सर्किट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आरसी और आरएलसी सीरीज़ सर्किट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आरसी और आरएलसी सीरीज़ सर्किट्स किस तरह से बनते हैं। तो हमारे पास जितने भी सर्किट्स होते हैं, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक के अंदर जिक्र किया था इस बात का कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, रोक तो हम नहीं सकते, कंट्रोल करने के लिए हम जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं उसको रजिस्टर कहते हैं। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट की बारी आती है, हम एसी का जिक्र करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट में ये होता है कि हम उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए तीन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, जिनमें से सबसे पहला रजिस्टर है, उसके बाद कैपेसिटर है और फिर इंडक्टर है। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर अल्टरनेटिंग करंट के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। और इनकी फिर आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि जब कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के फ़्लो में लगाया जाता है तो उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, जब रजिस्टर लगाया जाता है उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, और जब इंडक्टर लगाया जाता है अल्टरनेटिंग करंट में तो उसका बिहेवियर किस तरह से होता है। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हमने तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। बारी बारी तीनों सेपरेट चीज़ें हम पिछले 3 टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं। अब हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो आरसी और आरएल सीरीज सर्किट्स हैं, ठीक है। अब आरसी सर्किट्स में ये होगा कि हम इस एक सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और फिर एक सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्ट करेंगे, और इन दोनों की साइमल्टेनियस फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि अगर हम कैपेसिटर और रजिस्टर सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। और इसी तरह अगर हम रजिस्टर और इंडक्टर सर्किट में लगाते हैं तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो सबसे पहले इसकी हम डायग्राम देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें ये एक सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में ये दो चीज़ें हमने कनेक्ट की हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कैपेसिटर है और ये जो है रजिस्टर कनेक्ट किया गया है, और ये वोल्टेज सोर्स है। अब कैपेसिटर और रजिस्टर जब दोनों बारी बारी किसी भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए जाते हैं तो इनके अक्रॉस ज़ाहिरी बात है जो ये पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस भी डेवलप होगा। तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। V इज़ इक्वल, वैसे जो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होती है, V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है जी। जो पोटेंशियल की अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इक्वेशन किसके इक्वल होती है, V इज़ इक्वल टू आई आर। और इसमें हमने देखना क्या है, पोटेंशियल फाइंड करना है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अलॉन्ग, और फिर पोटेंशियल फाइंड करना है रजिस्टर के अलॉन्ग। तो चलें जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल को फाइंड करते हैं, उसको हम सिंपल वी सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो किसके इक्वल होगा, आई मल्टीप्लाई बाय एक्स सी, ठीक है। एक्स सी के बारे में पिछली टॉपिक में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है जी। जो कैपेसिटर है इसके बारे में पिछले टॉपिक में मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि एक्स सी क्या उसकी इम्पीडेंस होती है। जिस तरह हम सिंपल रजिस्टर में हम कहते हैं कि ये आर उसकी रेजिस्टेंस है, इसी तरह जब कैपेसिटर को भी ऐसी अल्टरनेटिंग करंट में कनेक्ट किया जाता है तो एक्स सी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स सी उसकी रेजिस्टेंस को बताता है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, या उसको आप उसकी रिएक्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। ये उसकी रिएक्टेंस है एक्स सी। अच्छा, ये दोनों तो हमने देख ली। ये वी सी जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है और ये वी आर किसके अलॉन्ग वोल्टेज है, रजिस्टर के अलॉन्ग वोल्टेज। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देखी थी जो कैपेसिटर है अगर उसको अल्टरनेटिंग करंट में जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है उसके रास्ते में कनेक्ट किया जाए तो उसके अलॉन्ग जो उसकी वेक्टर डायग्राम बनती है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरह से थी जिसमें करंट लीड कर रही थी और वोल्टेज लैग कर रहा था, और दोनों के दरमियान जो एंगल था ये π/2 या 90 के इक्वल था, ठीक है जी। करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई एंगल π/2 और एंगल 90। ये किसकी वेक्टर डायग्राम है, ये कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम है। इसी तरह अब ये दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने का मतलब है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने का मतलब है कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम और रेजिस्टर की वेक्टर डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करें, फिर दोनों को ऐड करके दोनों का रिजल्टेंट निकालें और फिर देखें कि दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस हम वेक्टर सम से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा इस टॉपिक के अंदर पर्पज़ ये है, ठीक है। मैं फिर से एक दफ़ा स्टेटमेंट बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हमने करना ये है कि ये सर्किट है, सर्किट के अंदर हमने दो कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया। अब कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम को हमने देखना है और रेजिस्टर की वेक्टर डायग्राम को देखना है। दोनों की वेक्टर डायग्राम को, कैपेसिटर और रेजिस्टर की वेक्टर डायग्राम को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने कंबाइंड एक रेजिस्टेंस निकालनी है जिसको
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस हम कहेंगे एंड पे, हम एक टर्म यूज़ करेंगे जिसको इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है जी, हमने बेसिकली वो कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर ली कैपेसिटर के लिए, प्लस आगे जो रेजिस्टर की वेक्टर डायग्राम क्या थी, उसमें ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे। ठीक है, वोल्टेज और करंट। ये आप ये टॉपिक अगर आपको नहीं याद तो आप बुक का टॉपिक खोल के, जिसमें रेजिस्टर को सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट किया गया है, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं रेजिस्टर को जब कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज और करंट ये दोनों जो वेक्टर हैं वो इसी डायरेक्शन में आएंगे, और जब कैपेसिटर को आप कनेक्ट करेंगे तो ये उसकी वेक्टर डायग्राम इस तरह से बनेगी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये सी और ये आर। ठीक है जी, इसका मतलब है ये कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम है और ये रजिस्टर की वेक्टर डायग्राम है। अच्छा, अब आपने ये करना है, बुक में उसने अब सेंटेंस लिखा है कि अगर आप जो करंट है इसको रेफरेंस मान लें, ये वाली जो करंट है इसको आप अपना रेफरेंस कंसिडर कर लें। रेफरेंस कंसिडर करने का मतलब ये है कि यहाँ ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को इसके अलॉन्ग कर दें, करंट के अलॉन्ग, या आप फिर ये करें कि ये वाली जो डायग्राम है इसको आप रोटेट कर दें इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही इस डायग्राम को आप रोटेट करेंगे तो करंट वेक्टर इस तरह से आ जाएगा और वोल्टेज वेक्टर नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा कि रेफरेंस मानने का मतलब ये है कि दोनों जो करंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो रेजिस्टर है इसके अलॉन्ग जो करंट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन जो कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम है इसमें करंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, इसकी वेक्टर डायग्राम को इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसमें जो करंट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाली जो डायग्राम है इसको आपने इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो आपके पास डायग्राम किस तरह से बनेगी, ये डायग्राम की शेप बन जाएगी। ठीक है, जिसमें ये करंट है और ये वोल्टेज है। अब आप देख सकते हैं कि वेक्टर डायग्राम्स को हमने इस तरह से डाइवर्ट किया। अच्छा, अब ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं ये उसी तरह रहेंगे, वेक्टर और ये वोल्टेज। अच्छा, ये वाला जो वोल्टेज था इसको हम वी सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको वी आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये वी सी कैपेसिटर का वोल्टेज है और ये वाला जो वी आर है ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, ये पोटेंशियल है। अच्छा, अब हमने करंट को रेफरेंस कंसिडर करना है। करंट को रेफरेंस कंसिडर करने का मतलब है कि आपके पास ये क्वांटिटी भी उसी डायरेक्शन में है और ये क्वांटिटी भी उसी डायरेक्शन में है। लिहाजा आपने अब ये करना है कि सिर्फ वोल्टेज जो है ना उनको अपनी सर्किट डायग्राम के अंदर इंक्लूड करना और सारी कैलकुलेशन सिर्फ वोल्टेज से ही करनी है। ठीक है जी, ये देखें, ये आप ये देख लें कि आपने लेट सपोज इन दोनों को, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, ठीक है जी, ये डायग्राम और ये डायग्राम, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करके आपने जो रिजल्टेंट डायग्राम तीसरी बनानी है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये डायग्राम बनेगी। ठीक है जी, जिसमें ये क्या होगा, वोल्टेज होगा अक्रॉस रेजिस्टर और ये होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है उसको हमने अपना रेफरेंस कंसिडर किया, उसको सर्किट के अंदर आपने शामिल नहीं करना। ठीक है, उसको आपने अपना रेफरेंस माना हुआ है, लिहाजा आप करंट को अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। कैलकुलेशन में शामिल क्या चीज़ें होंगी, आप यहाँ यूँ समझ सकते हैं कि दोनों में करंट सेम है। आप इसको सिर्फ रफली स्पीकिंग में इस तरह से समझ सकते हैं कि रेफरेंस कंसिडर करने का मतलब है इसमें भी करंट सेम है, इसमें भी करंट सेम है। अब डिफ़र क्या चीज़ें कर रही हैं, वोल्टेज डिफ़र कर रहा है। ये वोल्टेज और मतलब इसका वोल्टेज कैपेसिटर का और रजिस्टर का वोल्टेज, ये वोल्टेज डिफ़र कर रहा है, लिहाजा हमने ये दो चीज़ें अपनी कैलकुलेशन के अंदर शामिल करनी है। तो कैपेसिटर के वेक्टर डायग्राम और रजिस्टर के वेक्टर डायग्राम, इन दोनों को मिला के हमने ये तीसरी डायग्राम ये डेवलप कर ली। अच्छा, अब ये देखिएगा कि आपको पता है कि ये वेक्टर डायग्राम्स हैं। ठीक है, वेक्टर, तो इसका मतलब है ये जो भी हमारे पास प्रोसेस होगा उसको हमने वेक्टरली जो है वो डील करना है, कि जिस तरह हम वेक्टर्स से डील करते हैं इसी तरह हमने इस डायग्राम को भी वेक्टर से ही डील करना है। अच्छा, वेक्टर से डील करने का मतलब है कि अब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है। अब हमने इसकी कंबाइंड अच्छा चलो पहले ये देख लें, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हम लिखेंगे आई आर। मतलब ये रेजिस्टेंस कौन सी है, ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस है और ये किसके इक्वल होगी, वी आर इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, अब ये आई कौन सा है, आई आर एम एस है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। इसी तरह जो वी सी है ये किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, कैपेसिटर, इसको भी हम लिखेंगे आई आर एम एस एक्स सी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसकी वेक्टर डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये
ये हमने एक रिजल्टेंट या कंबाइन वेक्टर ड्रा कर लिए, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं कि लेट सपोज एक ये वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्टेंट क्या होगा वो ये होगा। लेट सपोज ये वेक्टर ए है ये बी है, तो इसका जो सम कंबाइंड रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट सी वेक्टर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के। ठीक है जी, ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी हमारे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, वी सी, और एक ये वाला वेक्टर है वी आर। इन दोनों की वैल्यूज हमने लिख दी हैं और इसका हमने जो कंबाइंड वेक्टर है उसको हमने कैलकुलेट करना है, या कंबाइंड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके जो कंबाइंड पोटेंशियल होगा उसको हम वी आर एम एस, सिंपल सिर्फ वी आर एम एस कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस कंबाइंड पोटेंशियल की, यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी आर एम एस किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर एम एस किसके इक्वल हो जाएगा, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के, वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर और साथ ये स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी वेक्टर सम आ जाएगा इन दो चीज़ों का। अब हमने सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल, इसमें सिर्फ यही प्रोसेस है आगे फर्दर इस इक्वेशन के लिए। ठीक है जी, इस इक्वेशन से अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो वी सी है ये किसके इक्वल है, आई आर एम एस एक्स सी प्लस वी आर किसके इक्वल है, आई आर एम एस आर इसके स्क्वायर के और ये होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इसमें से जो आई स्क्वायर है, मतलब जो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इस तरह से आएगा, आई आर एम एस स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर प्लस आई आर एम एस स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें से जो आई आर एम एस है इसको कॉमन ले लें, मतलब कॉमन लेने का मतलब है, चलो मैं स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको इस स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ से आप आई को बाहर ले जाएं, क्यों, अब आई जब बाहर जाएगा, अंदर स्क्वायर है तो बाहर जाके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई आर एम एस साथ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जो बाहर है, बाहर हमारे पास क्या है, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो आई स्क्वायर है इसको आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे नीचे लिख लें, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। ये फाइनल रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि जो सर्किट की जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो टर्म है ये टर्म क्या शो कर रही है, ये रेजिस्टेंस शो कर, ये रेजिस्टेंस की यूनिट्स ही आपको देगी ना, जिस तरह आप सिंपल हम लिखते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर, और R किसके इक्वल है, V डिवाइडेड बाय I के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ये किस चीज़ के, ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, या इसको हम यूनिट्स जो देंगे वो रेजिस्टेंस के ही यूनिट देंगे। ठीक है जी, और इसको हम कह सकते हैं कि अब हमने सर्किट की जो फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया, और इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी ना दोनों की, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, और इसको हम जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, इम्पीडेंस ये Z, ये V डिवाइडेड बाय I, इसको हम Z कहते हैं, इम्पीडेंस इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। तो इस जो अभी तक हमने जो आधा टॉपिक किया है इसका सिर्फ सिंपल कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास जो ये सर्किट था ये वाला, अगर हमारे पास इस तरह का कोई सर्किट हो ये वाला, जिसके इस सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों साइमल्टेनियसली कनेक्ट किए गए हों, तो इस सर्किट की जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ना, जिसको हम कंबाइंड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और इस कंबाइंड रेजिस्टेंस को हमने एक फैंसी सा वर्ड यूज़ किया है इसको नाम देने के लिए। ठीक है, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोनों की रेजिस्टेंस को मिला के उन्होंने एक नया फैंसी सा नाम रख दिया इसका, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं। बेसिकली वो रेजिस्टेंस ही है। तो हमने कैपेसिटर की और रेजिस्टेंस की दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस बेसिकली फाइंड की है, जिसको हमने वेक्टर से इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है जी,
अच्छा, अब इसमें जो एक और फाइनल चीज़ रह गई थी हमने देखने वाली, वो ये है कि अब अगर हमने एंगल कैलकुलेट करना हो रेजिस्टेंस और ये इम्पीडेंस, ये जेड इम्पीडेंस, इन दोनों के दरम्यान हमने अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो उस एंगल को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एंगल थीटा, हम किसी भी चीज़ का जब एंगल लिखते हैं तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? अमूमन टेंजेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की जाती है। थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें वाई क्या बन रही है, थीटा इसके सामने वाला ये कंपोनेंट, ये इसके लिए होगा, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है ना, ये वाली, ये रेक्टेंगल है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसकी ये वाली जो परपेंडिकुलर हाइट है वो किसकी इक्वल है? एक्स सी के इक्वल है, डिवाइडेड बाय जो बेस है ये किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो एक्स सी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 ओवर, जो एक्स सी है ये किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। तो आप इसको कंबाइंड 1 ओवर ओमेगा सी आर से इस तरह से लिख सकते हैं, 1 ओवर ओमेगा सी आर, ठीक है जी। 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी आर, ये आपके पास रेजिस्टेंस, उसके आ जाएगा एंगल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी आर। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी आर। तो ये था इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कैपेसिटर यूज़ किया है और रेजिस्टर यूज़ किया है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने ये देखना है आर एल, जो सीरीज़ सर्किट का पार्ट है आर एल। अब इसमें हमने रेजिस्टर और इंडक्टर, ये दो चीज़ें अपने सर्किट में कनेक्ट करनी है, और फिर इनके लिए हमने कैलकुलेशन देखनी है किस तरह से होगी। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, और इस वोल्टेज सोर्स को किससे कनेक्ट किया गया है? इम्पीडेंस से, और साथ ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस है, ये इम्पीडेंस है, और ये वोल्टेज सोर्स है। तो अब हमने ये देखना है कि जब एक इंडक्टर को और रेजिस्टर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो उस सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, या वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, यूँ कहना चाहिए जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। ज़ाहिर अगर हमें ये पता चल जाएगा ये रेजिस्टेंस इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है तो हम उन चीज़ों को कम या ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अब हमारा टास्क है इस सेकंड पार्ट के लिए कि हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दिया गया है, हमने रेजिस्टर और इंडक्टर ये दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, और इन दोनों को कनेक्ट करके हमने क्या करना है, ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करके कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह हम ये करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक इंडक्टर के लिए और फिर रेजिस्टर के लिए। इंडक्टर की जो वेक्टर डायग्राम होगी वो किस तरह से, वो हमने पिछले टॉपिक में देखा है कि इसमें जो लीड कर रहा है वो वोल्टेज कर रहा है, और जो लैग कर रही है वो करंट लैग कर रही है। और रेजिस्टर की एज इट इज़ रहेगी, जिसमें आई और वी ये दो वेक्टर, ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे इन्हें। तो इसको हम ये कहेंगे इंडक्टर, और प्लस ये जो डायग्राम है ये किसकी है? ये रेजिस्टर की है। अब हमने इन दोनों को जमा करके जो फाइनल जो डायग्राम थर्ड डायग्राम ड्रॉ करनी है वो किसके इक्वल होगी? अच्छा, इसमें अब देखिएगा कि दोबारा से हमने करंट को अपना रेफरेंस मानना है। अब ये देखें, अब ये दोनों एक ही एक एक्सिस में आ रही हैं करंट। जो इंडक्टर है इसकी जो करंट है वो भी उसी एक्सिस में आ रही है, जो रेजिस्टर है उसकी करंट भी उसी एक्सिस में आ रही है। अब दोनों करंट, अब जो दोनों डायग्राम्स के अंदर जो करंट आ रही है इसको आप रेफरेंस अपना कंसिडर कर लें। बाकी आपके पास क्या चीज़ें बच जाएंगी? इसका वोल्टेज बच जाएगा और इसका वोल्टेज बच जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कंबाइन कर लें, कंबाइन करके और इस तरह से ये डायग्राम इसकी बना लें। तो ये आपके पास जो डायग्राम बनेगी, ये वोल्टेज किसका है? इंडक्टर का, और ये वोल्टेज किसका है? रेजिस्टर का, ठीक है जी। ये आपके पास थर्ड डायग्राम बन जाएगी। तो अब आपने इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए एग्जैक्टली जिस तरह हमने पहले किया था, रेजिस्टेंस फाइंड की थी, इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए अब आपने क्या करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, या यूँ कहना चाहिए कंबाइंड इम्पीडेंस हमने फाइंड करनी है। तो इस डायग्राम को पहले हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम को ड्रॉ कर लिए, जिसमें ये जो V है जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है इंडक्टर के अक्रॉस है, और ये वाला जो पोटेंशियल है ये रेजिस्टर के अक्रॉस है। अच्छा, यहाँ से हमने ये इसका कंबाइंड या रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिए, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। फ़िलहाल उसको VRMS इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब
अब अगला हमारे पास जो टास्क है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, अगला टास्क हमारे पास ये है कि ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। तो अब ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। ये वाली जो वी आर एम एस है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये किसके इक्वल होगी? इसके सम के, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अच्छा, जो वी एल स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई आर एम एस ओमेगा एल प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई आर एम एस आर स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, इसमें हम आई को कॉमन निकाल लेंगे उसी तरह से बाहर। ठीक है, आई को कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास अंदर टर्म क्या बच जाएगी? एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म बच जाएगी अंदर। ठीक है जी, अब आई को यहाँ पे नीचे लिख लें। v डिवाइडेड बाई आई आर एम एस इज इक्वल टू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको हम z कह रहे हैं। ठीक है जी, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस ये किसके इक्वल हो जाएगा? z के। ये हमारे पास इसकी फाइनल जो इम्पीडेंस है ये आ जाएगी। तो अब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि रजिस्टर और इंडक्टर के लिए हमारे पास जो फाइनल इसकी फॉर्म आती है वो किसके इक्वल है? z इज़ इक्वल टू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसकी हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, और जो एक्स एल है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म बन के आ गई। तो इसी तरह हम अगर एंगल दोनों के दरमियान कैलकुलेट करना चाहें तो वो एंगल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये हमारे पास जो वेक्टर था ये वाला रजिस्टर के ये रेजिस्टेंस शो कर रहा था, और जो ये वाला वेक्टर है ये किसको शो कर रहा है? एक्स एल, या इसकी आप यूँ कह लें जो रेजिस्टेंस है, जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी उसकी हम जो रिएक्टेंस होगी उसको हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली उसका वेक्टर है ये वाला। तो यहाँ से हमने एंगल अब फाइंड करना है। ये उसका रिजल्टेंट हो गया जिसको हमने z से रिप्रेजेंट किया हुआ था, और ये हमने एंगल फाइंड करना है रेजिस्टर्स के साथ। पहले भी हमने रेजिस्टर के साथ इसका एंगल फाइंड किया, अब भी हमने रेजिस्टर का इम्पीडेंस के साथ एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम यूँ समझ लें कि एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इसकी लेंथ के बराबर है। अच्छा, तो अब देखेंगे जो एंगल थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स। अच्छा, एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। तो ये थीटा हम इस तरह से जो एंगल है वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो इंडक्टर और रेजिस्टर, इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है कंबाइंड, या उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, एंगल थीटा, उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स इंटू ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है जी, चलें, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।